Good morning everyone. This is Poonam here, your SSC teacher from Vishal School, Una. Dear students, we are doing the chapter The Making of a Global World, and today we will continue with the topic the Interwar Economy. इंटरवॉर इकोनॉमी मीन्स कि जो वॉर के मिडल का टाइम था, मिड टाइम था, उसमें हमारी इकोनॉमी किस टाइप की थी. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918 was mainly fought in Europe. What its impact was felt around the world. मीन्स जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 से लेके 18 तक, वो फॉट तो उसको यूरोप में किया गया था. मीन्स वो जो भी इंसिडेंट्स हुए थे वो यूरोप में हुए थे, बट उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइज देखने को मिला. नोटेबली फॉर आवर कंसर्न्स इन दिस चैप्टर, इट प्लंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century into a crisis that took over 3 decades to overcome. इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने जो लोगों की लाइफ को 20th century को इतनी प्रॉब्लम्स में डाल दिया था कि लोगों को उससे ओवरकम होने के लिए 3 decades मीन्स 30 years लग गए. During this period, the world experienced widespread economic and political instability and another catastrophic war. तो मीन्स इस पीरियड में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली, और उसके साथ साथ ये जो डिज़ास्टर्स वॉर था जिसके बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुए वो देखने को मिला. नेक्स्ट टॉपिक इज वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस. तो इस वॉर के टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस कौन कौन सी आई. सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एज यू नो, was fought between two power blocks. On the one side were the Allies, Britain, France and Russia, later joined by the US. And on the opposite side were the Central Powers, Germany, Austria, Hungary and Ottoman Turkey. Means जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1980 तक लड़ा गया था, उसमें दो पावर्स थी मेन. एक तो थी एलाइज और दूसरी थी सेंट्रल पावर्स. एलाइज पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया थे, जिसे बाद में यूएसए ने ज्वाइन किया था. और उनके ऑपोजिट सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन टर्की थे. तो इन दो पावर्स के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था. When the war began in August 1914, many governments thought it would be over by Christmas. It lasted more than 4 years. तो जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो सभी ने सोचा कि, जैसे देखिए अगस्त में स्टार्ट हुआ था, तो सभी को लगा था कि क्रिसमस तक मीन्स दिसंबर तक ये खत्म हो जाएगा 5-6 मंथ्स में. बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ख़त्म होने में 4 years से ज़्यादा का टाइम लग गया. The First World War was a war like no other before. The fighting involved the world's leading industrial nations, which now harnessed the vast powers of modern industry to inflict the greatest possible destruction on their enemies. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक ऐसा वॉर था जो पहले कभी भी नहीं लड़ा गया था. फाइटिंग में वर्ल्ड्स की लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस जो थे वो इन्वॉल्व थे, और जो बहुत ज़्यादा वास्ट पावर्स के साथ, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के कारण उनके पास पावर्स बहुत ज़्यादा थी, तो वो अपने एनिमीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, डैमेज कर देना चाहते थे. This war was thus the first modern industrial war. It saw the use of machine guns, tanks, aircraft, chemical weapons, etc. on a massive scale. तो फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था जिसमें मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट और इन सब चीज़ों का यूज़ हुआ था. These were all increasingly products of modern large-scale industry. To fight the war, millions of soldiers had to be recruited from around the world and moved to the front lines on large ships and trains. The scale of death and destruction, 9 million dead and 20 million injured, was unthinkable before the industrial age without the use of industrial arms. इस वॉर को लड़ने के लिए लाखों ही सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट की गई पूरे वर्ल्ड से, और उनको फ्रंट लाइंस में बड़े बड़े शिप्स और ट्रेन्स के ऊपर भेजा गया. डेथ और डिस्ट्रक्शन की बात करें तो 9 मिलियन मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 90 लाख पीपल जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी, और 20 मिलियन मीन्स 2 करोड़ लोग जो थे वो इंजर्ड हुए थे. तो इंडस्ट्रियल एज से पहले इन इंडस्ट्रियल आर्म्स के बिना ऐसा सोचना भी मुश्किल था. मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मेम्ड वर men of working age. These deaths and injuries reduced the able-bodied workforce in Europe.
With fewer numbers within the family, household incomes declined after the war. Now see, जो भी persons वहाँ पे मरे थे या फिर जो इंजर्ड हुए थे वो सभी वर्किंग एज के थे, इसलिए इन डेथ्स के साथ क्या हुआ कि जो काम करने वाले लोग थे यूरोप में वो बहुत कम हो गए और जो मेनली जेंट्स थे वो तो लड़ाई में मारे गए। तो फिर हाउस होल्ड इनकम जो लोगों की थी वॉर के ड्यूरिंग वो भी डिक्रीज हो गई, वो भी कम हो गई। ड्यूरिंग द वॉर इंडस्ट्रीज वर रिस्ट्रक्चर्ड टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स। एंटायर सोसाइटीज वर ऑल्सो रीऑर्गेनाइज्ड फॉर वॉर। As men went to battle, women stepped in to undertake jobs that earlier only men were expected to do. अब जब वॉर हो रहा था तो वॉर के ड्यूरिंग क्या हुआ, जो वॉर रिलेटेड गुड्स थी वही सारी जगह प्रोड्यूस की जाने लगी फैक्ट्रीज वगैरह में, और जो मेन थे वो तो बैटल के लिए चले गए, तो जॉब के लिए जो वुमेन थी उनको बाहर आना पड़ा। जो काम मेल्स कर रहे थे वो सारे के सारे काम फिर फीमेल जो थी वहाँ के उस टाइम की विमेन उन्होंने संभाल लिए। So the war led to the snapping of economic links between some of the world's largest economic powers, which were now fighting each other to pay for them. इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर्स में जो इकोनॉमिक लिंक थे वो टूट गए, वो अब एक दूसरे को पे करने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे थे। सो ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम्स ऑफ मनी फ्रॉम यूएस बैंक्स एज वेल एज द यूएस पब्लिक। तो ब्रिटेन ने जो यूएस के बैंक्स और लोगों से बहुत ज़्यादा बोरो किया हुआ था। दस द वॉर ट्रांसफॉर्म द यूएस फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल डेटर टू एन इंटरनेशनल क्रेडिटर। तो जो यूएस पहले डेटर था वो अब क्रेडिटर में चेंज हो गया, जो मनी लेंड कर रहा था सबको। इन अदर वर्ड्स, इन द वॉर्स एंड द यूएस एंड इट्स सिटीजन आउंड मोर ओवरसीज एसेट्स देन फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड सिटीजन्स आउंड इन द यूएस। मीन्स जब तक वॉर जो था वो एंड हुआ तब तक यूएस के गवर्नमेंट और इसके जो सिटीजन्स थे उनके जो ओवरसीज एसेट्स थे वो फॉरेन गवर्नमेंट और उसके सिटीजन्स से कहीं ज़्यादा हो चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्ट वॉर रिकवरी। पोस्ट वॉर रिकवरी मीन्स कि जो लड़ाई के बाद जिस तरह से रिकवरी हुई, इस वॉर के बाद जो इम्प्रूवमेंट्स हुई वो कैसे हुई। पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी proved difficult. Britain, which was the world's leading economy in the pre-war period, in particular faced a prolonged crisis. अब देखिए जो पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी थी वो बहुत डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि जो वॉर वगैरह होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ब्रिटेन जो पहले एक लीडिंग इकोनॉमी था वॉर से पहले, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। वाइल ब्रिटेन वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद वॉर, इंडस्ट्रीज हैड डिवेल्प इन इंडिया एंड जापान। तो जब ब्रिटेन लड़ाइयों में ही उलझा हुआ था तो इंडिया और जापान में इंडस्ट्रीज़ का ग्रो होना स्टार्ट हो गया, इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी। आफ्टर द वॉर ब्रिटेन फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिकैप्चर इट्स अर्लियर पोजीशन ऑफ डोमिनेंस इन द इंडियन मार्केट एंड टू कम्पीट विद जापान इंटरनेशनली। तो इस वॉर के बाद ब्रिटेन के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो गया कि जिस तरह पहले वो इंडियन मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे, अब उनके लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं था, और इंटरनेशनल लेवल पे जापान के साथ compete करना भी उनके लिए डिफिकल्ट हो गया। मोरओवर, to finance war expenditures, Britain had borrowed liberally from the US. This meant that at the end of the war, Britain was burdened with huge external debts. तो उसको यूएस से फिर बोरो करना पड़ा और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट्स मीन्स बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मनी उसको वापस करनी थी। The war had led to an economic boom, that is to a large increase in demand, production and employment. Boom means to grow very quickly. तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उससे इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई और डिमांड, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट हर चीज़ इंक्रीज़ हुई। व्हेन द वॉर बूम एंडेड, और जब ये जो ग्रोथ थी ये ख़त्म हुई तो प्रोडक्शन कंट्रैक्टेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड। प्रोडक्शन भी कम हो गई और जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो बढ़ गई। एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड ब्लॉटेड वॉर एक्सपेंडिचर्स टू ब्रिंग देम इनटू लाइन विद पीस टाइम रेवेन्यूज। दूसरी ओर गवर्नमेंट ने हैवी जो वॉर एक्सपेंडिचर्स थे उनमें भी रिडक्शन कर दी, वो इसलिए क्योंकि जो पीस टाइम रेवेन्यूज थे उससे ही सब कुछ लाइन में लाया जा सके। These developments led to huge job losses in 1921. 1 in every 5 British workers was out of work. तो बहुत सारी इससे जो जॉब्स थी वो ख़त्म हो गई। 1921 में 5 में से हर एक जो ब्रिटिशर्स थे
वो काम से निकाल दिए गए। Indeed, anxiety and uncertainty about work became an enduring part of the post-war scenario. तो फिर जो वॉर के बाद का सीन था उसमें जो अपनी जॉब्स के लिए अनसर्टेनिटी थी, जो अनिश्चितता थी, वो भी सामने आई। Many agricultural economies were also in crisis. Consider the case of wheat producers. Before the war, Eastern Europe was a major supplier of wheat in the world market. When the supply was disrupted during the war, wheat production in Canada, America and Australia expanded dramatically. Means जो agricultural economies थी वो भी प्रॉब्लम में थी। जैसे वीट प्रोड्यूसर्स का हम लोग केस लेते हैं, तो वॉर से पहले जो ईस्टर्न यूरोप था वो बहुत मेजर सप्लायर था वीट का वर्ल्ड मार्केट में। बट जब वॉर हुआ तो उन्होंने सारा अपना जो फोकस था वो आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग पे लगा दिया। तो फिर उस टाइम में कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो वीट का प्रोडक्शन था वो एक्सपेंड हुआ। बट जब वॉर ओवर हो गया तो फिर ईस्टर्न यूरोप में दोबारा से उसकी वीट की प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगी। तो इससे क्या हुआ, वीट बहुत ज़्यादा होने लगा, तो ग्रेन के जो प्राइजेस थे वो कम हो गए और रूरल इनकम जो थी वो भी कम हो गई और फार्मर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डेट उनके ऊपर हो गया। मीन्स उनको जो बहुत ज़्यादा है उससे नुकसान होने लगा। So it was post-war recovery. In our next video, we will continue with the rise of mass production and consumption. So I hope you all will listen this video carefully. Thank you and have a nice day.